नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना है और वो रिपोर्ट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की रिपोर्ट है। मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि आपके साथ ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि जब लोग ये कहते हैं कि इंडिया में कैपेक्स नहीं हो रहा है, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, कैसे देश आगे बढ़ेगा, कंपनीज़ नई फैक्ट्री नहीं लगा रही हैं। केवल सरकार का ही कैपेक्स होता है जिसको हम लोग जो 10-11 लाख करोड़ का हर बजट में आप सुनते हैं। लेकिन ये एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत बड़ी मात्रा में भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। इससे पहले कि आगे बढ़ें तो आपको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दूँ क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जब कंपनियाँ सरल भाषा में नई फैक्ट्री लगाएँ, ग्राउंड फील्ड या ग्रीन फील्ड मतलब जब जड़-मूल से नई फैक्ट्री लगाएँ या किसी की फैक्ट्री को एक्सपैंड करें, नए बिज़नेसेस खोलें, नए अस्पताल खोलें, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है या कंपनीज़ नई फैक्ट्रीज़ लगाती हैं, उसको हम लोग कैपिटल एसेट्स मानते हैं। कैपिटल एसेट्स की एकदम सिंपल बेसिक परिभाषा है कि 1 साल से ज़्यादा जो चीज़ चलती है, उसको हम लोग कैपिटल एसेट मान लेते हैं। जैसे कि आपने कोई कार खरीदी, तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो कैपेक्स को लेकर के बहुत चिंता थी कि कॉर्पोरेट कैपेक्स नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत ही उत्साहवर्धक है, बहुत ही जान फूँकने वाली है और उन बहुत सारे सवालों का जवाब देगी, जो कैपेक्स को लेकर के पूछे जाते हैं। इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें हमने अपने इसमें शामिल की हैं। एक-एक करके ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं कि भाई इस कैपेक्स को हम लोग कैसे समझें। तो पहली स्लाइड ये कहती है कि इंडिया में कैपेक्स का बूम आया है। शुरू करें, एक्सप्लेन करें, इससे पहले आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट क्रिसिल इंटेलिजेंस और एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने बनाई है और ये उनका क्रेडिट भी है। बहुत शानदार रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 5 साल में भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर का बूम आएगा। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर कंपनीज पैसा खर्च करेंगी नई अपनी स्टैब्लिशमेंट पे। एस&पी का ये एस्टिमेट है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स नेक्स्ट 5 इयर्स में जो पिछले 5 साल में कैपेक्स किया गया है, यानी 2025 कैलेंडर ईयर में हम हैं, अगर इसमें आप पीछे जाएं तो पिछले 5 वित्तीय वर्षों के मुकाबले नेक्स्ट 5 इयर्स में लगभग डबल कैपेक्स होगा। यानी पिछले 5 साल में मान लीजिए 100 रुपए खर्च किए गए थे कैपेक्स में, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में 200 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये कॉर्पोरेट्स की तरफ से किया जाएगा। दूसरी बात इसमें जो जिसका हाईलाइट है कि ये जो कैपेक्स के लिए पैसा लगेगा, ये पैसा कंपनियां ज्यादातर इंटरनल एक्रूवल से यानी अपनी पास से खर्च करेंगी। डेट पोर्शन कम होगा क्योंकि उनके पास काफी पैसे हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो डोमेस्टिक फंडिंग होगी बैंक से। पूरा अपने पास नहीं लगाएंगे, लेकिन लार्ज पार्ट वो अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से यानी उनके जो कारोबारी मुनाफा हो रहा है उससे जो कैश जनरेट हो रहा है उससे उसको फाइनेंस करेंगे और बाकी जो है बैंक्स के द्वारा फाइनेंस होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि ये नंबर 800 बिलियन डॉलर से 850 बिलियन डॉलर तक का खर्चा हो सकता है 2030 तक। बहुत ही बड़ी नंबर है ये और पिछले 5 साल में जो हुआ है उसका ये डबल आप मान लीजिए। तो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज है लास्ट 5 ईयर से। फिर ये रिपोर्ट कहती है कि इस पूरी कैपेक्स योजना में कोई दिक्कत नहीं है। एक हाइपोथेटिकल चैलेंज ये हो सकता है कि कंपनी ठीक से एक्सक्यूट न करे या कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए, अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाए जो अभी आप फोर्सी नहीं कर सकते हैं, तभी ये कैपेक्स का प्लान रुकेगा। अदरवाइज नेक्स्ट 5 इयर्स के रोड मैप में ये कैपेक्स प्लान होगा और ये अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए कैपेक्स की महत्ता ये होती है कि जब कैपेक्स होता है तो उससे नए रोजगार होते हैं, कंपनी की टॉप लाइन बढ़ती है। टॉप लाइन मतलब आमदनी बढ़ती है। आमदनी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है मुनाफा बढ़ेगा। मान लीजिए आज आप 100 रुपए आपकी आमदनी है और 20 रुपए आपका मुनाफा है और अगले 5 साल में अगर ये हम अनुमान करें कि आपकी आमदनी 200 रुपए हो जाएगी तो आपका मुनाफा भी कम से कम 40 रुपए तो होगा। 40 नहीं होगा, चलिए 35 रुपए हो गया अगर आपने थोड़ा मार्जिन कम किया तो जो टॉप लाइन बढ़ती है, जो रेवेन्यू बढ़ता है, जो ग्रोथ होती है, उसका फायदा कंपनीज में मिलता है।
और फिर उससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। सबसे पॉजिटिव, सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि इससे बहुत सारी, बहुत बड़ी तादाद में नौकरियों की संभावनाएं बनेंगी एआई और एमएल के बावजूद। जबकि मैं बार बार ही कहता हूँ कि एआई एमएल से नौकरियां कम आएंगी, लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर कैपेक्स हो रहा है तो बहुत सारी नौकरियां आएंगी। तो ये पूरे देश के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है। ये कॉर्पोरेट न्यूज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की और हम लोगों के लिए उत्साह की न्यूज है। तो सरकारें लगातार ये टारगेट करके चल रही हैं कि हमें $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखेंगे तो ये आपको वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगी। इसके बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। अब इंडिया जो कैपेक्स बूम है पिछले अगले 5 साल में जो होने वाला है, उसमें किस किस सेक्टर में बहुत पैसा आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा है जहां पे लगभग दुगना कैपेक्स होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? सड़क हो गया, ब्रिज हो गया, हाईवेज हो गया, एक्सप्रेसवेज हो गया, बड़े अस्पताल हो गए, बड़ी बिल्डिंग्स हो गई। इस तरीके की जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, बड़े डैम हो गए, पावर प्लांट हो गए, एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे ब्रिक एंड मोर्टार होता है, उसको हम लोग मानते हैं। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में सबसे ज्यादा जो खर्चा होने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, लगभग या जो पिछले 5 साल हुआ उससे दुगना। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर मशीनरी और ये सब जो तीन झाम होता है, जो फैक्ट्री बनने पे लगती है, वहां पे भी 40 से 50%, ये 40-40 लिखा हो, 40 से 50 50% है। 40 से 50% की ग्रोथ वहां पे भी देखने को मिलेगी। यानी जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं या ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं या नई मशीन लगा रहे हैं, या अभी एक मशीन थी तो दो और मशीन लगा दिया, इस तरीके की जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहां पे 40 से 50, ये 40-40 जो लिखा है इसको मेरे से मिस हो गया, 50 कर लीजिएगा इसको। 40 से 50% तक की ग्रोथ आएगी यहाँ पे। फिर तीसरा सेक्टर है एयरलाइंस और ग्रीन एनर्जी का। ये बहुत बड़ा है, मतलब भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डबल दिख रहा हो, इंडस्ट्रियल 50% तक दिख रहा हो, लेकिन एयरलाइंस और ग्रीन एनर्जी में सबसे ज्यादा कैपेक्स होगा। इन टर्म्स ऑफ खर्चा 40% होगा। अब आप सोचिए कि जो टोटल कैपेक्स की मैं बात कर रहा हूं, $800 बिलियन या $850 बिलियन की, उसका 15% अकेले इन सेक्टर्स में जाएगा, विच इज वेरी बिग नंबर। बहुत बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी 120-130 करोड़ डॉलर से ज्यादा का होगा। तो ये इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि एयरलाइंस और ग्रीन। अब चलिए इसको फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी अभी है, मौजूदा है, जो 200 गीगावाट है, वो बढ़ के 500 गीगावाट हो जाएगी, नहीं डबल से ज्यादा हो जाएगी। ट्रांसमिशन कैपेक्स पे $100 बिलियन खर्च किए जाएंगे। $100 बिलियन रुपए जो है, डॉलर के टर्म्स $100 बिलियन आपके ट्रांसमिशन में खर्च किए जाएंगे। उसके बाद जो एयरक्राफ्ट है, आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले, मतलब साल भर पहले, ये खबरें आई थी कि इंडिगो ने बहुत बड़ी एयरलाइन खरीदने के लिए, यानी एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया उन्होंने। एयर इंडिया ने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था। तो 2030 तक 1600 नए विमान इनकी फ्लीट में जुड़ेंगे। सारी कंपनियों के मिला के 1600 विमान आने वाले हैं जो एयरक्राफ्ट सेक्टर में जुड़ेंगे। और 2030 तक, यानी नेक्स्ट 5 इयर्स में, इस देश में 220 एयरपोर्ट हो जाएंगे। ये रिपोर्ट कहती है एसएनपी की कि अभी जो मौजूदा 150 एयरपोर्ट हैं, हर पूरे देश में मिला करके उनकी संख्या बढ़ के हो जाएगी 220। ये बहुत बड़ा नंबर है और इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। अब आप सोचिए कि इस देश में 545 लोकसभा सीटें हैं। मोटे तौर पर मान लो कि आप 545 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, उसमें से लगभग 40-42% में एयरपोर्ट होगा। यानी हर दूसरे जिले, मोटे तौर पर हर दूसरे जिले में आपको एक एयरपोर्ट दिखेगा। दिस इज वेरी बिग। ये एवरेज कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि हर दूसरे जिले में एयरपोर्ट होगा ही। जैसे दिल्ली में 3 एयरपोर्ट हो गए, दिल्ली में, मुंबई में 2 एयरपोर्ट हो गए, तीसरा बनने की तैयारी भी चल रही है। जैसे मुंबई में का आपका एक आपके जो अभी करंट में 2 एयरपोर्ट है वहां पे, तो उसको एक ही मान लो आप। एक जेवर में बन रहा है और एक वो हिंडन चल रहा है, तो मतलब एक ही विसिनिटी में 3 एयरपोर्ट चल रहे हैं वहां पे। मुंबई में एक चल रहा है, दूसरा बनने की बिल्कुल कगार पे, कुछ ही समय में हुआ ऑपरेशन हो जाएगा, तीसरे एयरपोर्ट की तैयारी चल रही है। बेंगलुरु में दूसरा एयरपोर्ट के लिए जगह ढूंढी जा रही। तो इस तरीके से बड़े बड़े शहरों में ज्यादा होंगे, लेकिन पूरे देश में जाल बिछ जाएगा एयरपोर्ट्स का।
और उनकी संख्या 220 हो जाएगी। इसके बाद फर्दर देखते हैं हम लोग कि इसमें इस पूरे उसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या है ना? इस कैपेक्स का कि रिस्क क्या है और इसके रिवार्ड क्या है। सबसे पहले रिवार्ड देखते हैं। सबसे बड़ा इसमें रिवार्ड्स क्या है कि इंडियन कंपनीज आर वेल पोजीशन फॉर ए ग्रोथ रन। सारे जो जितनी भी कंपनीज है ना, वो ग्रोथ के लिए, ग्रोथ रन के लिए, यानी उस मुहिम में, उस दौड़ में, उस प्रोसेस में तैयार है एकदम सारी कंपनी। और जिसको कहते हैं ना कि ऑल सेट टू गो, पूरा सेटअप उनके फेवर में जा रहा है। जो कि आप देखेंगे पिछले, अगर आप कोविड से पहले जाएं तो कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत कमजोर होती थी, डेट बहुत था, वो लीगेसी से चला आ रहा था, तो एनपीएस बहुत थे, बैंकों की बैलेंस शीट खराब थी, सरकार की बैलेंस शीट खराब थी। लेकिन कोविड के बाद के वर्षों में हम लोग कहते हैं ना, जो तीनों बैलेंस शीट है वो क्लीन हुई है। तीनों बैलेंस शीट का मतलब किसकी? सरकार की बैलेंस शीट क्लीन हुई है। आप देखिए उनका फिस्कल डेफिसिट कितना कम है। कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई है। अब आप बहुत बहुत ही रेयर कोई कंपनी में आएंगे जो बहुत डेट ट्रैप में फंस रही हो या कोई बहुत बड़े डिफॉल्ट हो रहे हैं। कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन है। तीसरी, बैंक्स, क्योंकि लोन तो बेचारे वही देते थे। आपको याद होगा फोन बैंकिंग जो प्रचलित थी, कि उस जमाने में यूपीए 2 के जमाने जो शुरू हुआ था, उसको क्लीन करते करते 2018 हो गया था। तो बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन है, देश की बैलेंस शीट क्लीन है, यानी सरकार की और कंपनीज की। इसीलिए इसमें लिखा है कि बैलेंस शीट्स आर द लीनिएस्ट दे हैव बीन इन ईयर्स। पिछले कई वर्षों में इतनी अच्छी बैलेंस शीट नहीं थी। कंपनीज आर इन्वेस्टिंग टू मीट डिमांड अंडरपिन्ड बाय द फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक। यानी सरकार की जो पॉलिसीज की गई है पब्लिक को एनेबल करने के लिए, नई चीजों को बनाने के लिए, और साथ ही जो पॉजिटिव आउटलुक है, आपने भी जीडीपी का नंबर देखा Q4 का नंबर बहुत अच्छा आया, जीएसटी ऑलमोस्ट अब स्टेबल हो गया है, तो वो दिख रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको देखते हुए कंपनीज रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए कोई भी कंपनी कैपेक्स तब तक नहीं करती है जब तक उसको डिमांड ना दिखे। अब डिमांड कैसे दिखती, कैसे पता चलेगा कि साहब डिमांड है कि नहीं है? तो जो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग यूनिट होती है, यानी अगर आपके पास एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री 85% कैपेसिटी पर चलने लगी, तो समझ लीजिए कि अब एक नई फैक्ट्री की जरूरत है। तो 75% जब यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है यूनिट का, तो ये लोग कैपेक्स की नई फैक्ट्री की तैयारी शुरू कर देते हैं, और 85 की बात तो करना ही है। करेंट स्टेटस ये अगर आप देखेंगे तो 75% से ऊपर चल रहा है सारा मामला, मतलब 80-75 के बीच में कंपनी का यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो इसलिए बिल्कुल कंपनी तैयार है, और इससे पता चल रहा है कि डिमांड हो रही है। मैं भी इस बात को मानता था, और ये बात सच भी थी, कि पहले एक डिमांड का इशू खड़ा हुआ था, कि डिमांड बढ़ नहीं रही थी और उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब स्लोली स्लोली डिमांड पुश होने लगा है। अभी सरकार ने 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। तो 12 लाख रुपए अगर आपके एकदम टैक्स फ्री है, तो जो भी पैसा आपके हाथ में आता है, अलग अलग कैलकुलेशंस लोग करते हैं, वो पैसा कंजम्पशन में जाएगा। जब कंजम्पशन में जाएगा तो आपको डिमांड दिखेगा। तो उसकी वजह से कंपनियों को कैपेक्स की जरूरत पड़ती है। कैपेक्स का सीधा रूल है, अगर डिमांड है तो कैपेक्स होगा, डिमांड नहीं कैपेक्स नहीं होगा। लेकिन अगर एसएनपी का यह एस्टिमेट आ रहा है कि कंपनी कैपेक्स के लिए तैयार है, इसका मतलब डिमांड आ रही है, तो आप ये मानिए कि एक ही भी बहुत पॉजिटिव बात है। अब इसमें क्या है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स वुड एनलार्ज देयर ऑपरेशनल स्केल, प्रोवाइडिंग लास्टिंग कॉस्ट बेनिफिट एंड बिजनेस एफिशिएंसीज। यानी जो कंपनियां हैं अपनी देश की, जब वो इस तरीके से बड़े पैमाने पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उनकी ऑपरेशनल स्केल बढ़ेगी और लास्टिंग बेनिफिट होगी। देखिए एक बिजनेस का एक रूल होता है कि जब आप बहुत छोटे पैमाने पे काम करते हैं तो आपके रिस्क ज्यादा होते हैं और रिस्क मिटिगेट करने में आपको दिक्कत होती है। लेकिन जब आप बड़ी यूनिट पे काम करने लगते हैं, मास लेवल पे आपका काम हो जाता है, तो वो रिस्क मिटिगेट करना इजी होता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी जब बढ़ती है तो उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसीलिए आप एसएमई कंपनी क्यों इतनी दिक्कत में रहती, क्योंकि वो छोटी कंपनी, मतलब उनका जितना साल भर का रेवेन्यू होगा उसका बहुत बड़ा चंक तो हो सकता है कंप्लायंस में चला जाए। 50 तरीके की कंप्लायंस आपको करने हैं, फिर बैंक आपको बड़े टेढ़ी नजर से देखते हैं, लोन दे कि न दे। तो एसएमईज की जो दिक्कत है वो सिस्टमिक और इनहेरेंट है। उसको ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई सरकार की वजह से, कोई बैंक की वजह से या कोई इंडिविजुअल की वजह से, नहीं, वो
साइज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। बड़ा है तो बेहतर कहा जाता है ना। तो जब जब बड़े पैमाने पे आप काम करते हैं तो बहुत सारे रिस्क आपके मिटिगेट होने लगते हैं। कुछ लोग बहस करेंगे कि यार बैंक जब बहुत बड़े पैमाने पे लोन देते हैं, एग्जैक्टली आप छोटे जो एमएफआईज हैं उनको दिक्कत आती है, रिकवरी नहीं हो रही, फंस गए। लेकिन बड़े बैंक हैं, उनके पास 10 लाख करोड़ की, 5 लाख करोड़ की लोन बुक है, उसमें 3,000 करोड़ की रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो माइनर सा एनपीए दिखा के वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन छोटी कंपनी जिसकी लोन बुक ही 100 करोड़ की है और उसमें पता लगा 10 करोड़ रिकवरी नहीं हो रही, 10% का एनपी हो गया। तो बड़ा स्केल करने, ये करें कि बड़े स्केल पे जब आप काम करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो आपको दिक्कत में जाने से बचाएगा। एक बहुत पॉजिटिव इस रिपोर्ट की बात ये कही गई है इसमें कि कंपनियों की एफिशिएंसी बढ़ी है और कैश फ्लो बहुत जनरेट हो रहा है कंपनी। तो इसलिए शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ये रिपोर्ट ये कहती है एसएनपी की कि कंपनीज जो कैपेक्स करने का प्लान कर रही है उसमें काफी हद तक पैसा वो अपने पास से भी लगाएंगी और जो बाकी बचेगा वो डोमेस्टिक लेंडिंग से यानी घरेलू बैंकों से वो लोन उनको लेना पड़ेगा। और चूंकि बैंक कंपनीज का अपना काफी कैपेक्स है, अपने इंटरनल अप्रूवल से काफी कैपेक्स है, इसलिए वो उनके ऊपर कोई क्रेडिट स्ट्रेन नहीं आया। देखिए आप आपने इसको छोटे उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप एक मकान खरीदने गए, 1 करोड़ का मकान है, 15 लाख रुपए आपने मार्जिन मनी भरी और 85 लाख लोन लिया। अब आपके ऊपर गले तक लोन भरा हुआ है क्योंकि आपने 85 लाख रुपए लोन लिया। लेकिन अगर आप मान लीजिए 50 लाख रुपए ही लोन लें और 35 लाख रुपए आपके पास थे और आपने उसको दे दिया, आपको लोन कम लेना पड़ा, तो आपके ऊपर रिस्क कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया। तो अगर कंपनियों के पास अपना कैश फ्लो बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, तो उनके ऊपर क्रेडिट का स्ट्रेन, क्रेडिट का दबाव, बहुत लोन में बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा पिछले कई 3-4 सालों से देखो आप तो ना कंपनीज अक्रॉस द सेक्टर है डिलीवरेज मीनिंगफुली ओवर द पास्ट 3-4 ईयर्स। डिलीवरेज किया उन्होंने, बहुत सारी कंपनीज ने अपने डेट रिटायर किए हैं। अब इसको एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव में देखिए। पिछले 1-2 सालों में जब मार्केट पीक हुआ, हमने एक वीडियो भी बनाया था कि बहुत सारे प्रोमोटर्स ने, प्राइवेट इक्विटीज ने ब्लॉक डील्स किए हैं। मार्केट के लिहाज से हो सकता है कि वो मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन पे गया तो उनको लगता है बेच के पैसा अलग कर लेना चाहिए। लेकिन प्रमोटर के नजरिए से आप सोचिए कि अगर आपको बहुत पीक वैल्यूएशन पे एग्जिट का मौका मिल रहा है और आपने थोड़ा सा अपनी इक्विटी बेच के पैसा रेस कर लिया और उस पैसे को आप दोबारा अपने धंधे में लगा सकते हैं। तो वही बात वो कह रहा है कि पिछले 3-4 सालों में ये चीजें देखने मिली है। फिर ये कहता है कि अर्निंग्स एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो अक्रॉस सेक्टर्स आर अबाउट 60% हायर और डबल द लेवल फ्रॉम 5 years बैक एंड विल इम्प्रूव फर्दर। यानी पिछले 5 सालों में जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो इस वक्त 60% ज्यादा है या डबल भी हो सकता है। तो जब कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है तो कंपनियों को कामकाज करने में काफी आसानी मिलती है। फिर इसके बाद थोड़ा सा रिस्क की भी बात कर लेते हैं। अब इतनी आपको इतनी गुलाबी तस्वीर में दिखा रहा हूँ, आप कहोगे अच्छा इसमें सब कुछ अच्छा हरा हरा बता रहे हैं, नहीं, कुछ चीजें रिस्क में भी है। पहला रिस्क ये है कि हमने बताया कि पावर सेक्टर में बहुत बड़ा कैपेक्स होने वाला है, सबसे ज्यादा पावर और एविएशन में होने वाला है। अगर पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा कैपेक्स हुआ बाई चांस और उतनी डिमांड नहीं जनरेट हुई या उतना ज्यादा उनको रिटर्न नहीं मिला क्योंकि वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं या किसी भी तरीके की सिस्टमिक प्रॉब्लम आई तो पावर सेक्टर को दिक्कत आ सकती है। स्टील और सीमेंट की जो डिपेंडेंसी है वो इनपुट कॉस्ट में बहुत ज्यादा और प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत होती है। अगर मान लीजिए स्टील में बहुत बड़ा कैपेक्स हो जाए, बहुत स्टील बनने लगे, सरिया लोहा एंगल फिंगल ये सब बनने लगे और चाइना डंपिंग शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे रिस्क है कि आपने ओवर प्रोडक्शन कर लिया, मान लीजिए खूब प्रोडक्शन करने लगे स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनीज, सीमेंट तो खैर नहीं आती बाहर से लेकिन डोमेस्टिकली प्रॉब्लम हो जाएगी और प्राइस गिरने शुरू हो गए, कंस्ट्रक्शन रुक गया। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आ गई जिससे किसी इलाके में काम रुक गया, बाढ़ आ गई मान लीजिए, या उस इलाके में सीमेंट नहीं बिक रही है। तो सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, वो सिल्ट हो जाती है, उसको बेचना ही पड़ेगा आपको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में। तो वहां पे आपका जो ओवर प्रोडक्शन है वो आपके लिए सरदर्द बन जाएगा कि आपको उतना ही प्रोडक्शन करना है जितना व्हील में चलता रहे, रन ऑफ द व्हील हो जाता होगी, इधर आया एक टाइम साइकिल है उसमें वो बिक जाना चाहिए। स्टील में क्या है, मेटल्स में क्या है
कि आपकी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जो इनपुट कॉस्ट उसमें जुड़ी हुई है, प्लस डंपिंग का खतरा रहता है, तो वो हो सकता है। फिर मोस्ट अदर सेक्टर्स, एनी ऑपरेशनल सेटबैक कुड रिवर्स बैलेंस शीट हेल्थ, एनी एडवर्स। देखिए ये गेस है, हमने पहले कहा ना कि कोई विजिबल ऐसा चीज नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है यार, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम इतनी अच्छी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक से कोई अमानत में खयानत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो रिस्क हमेशा रहेगा, जिसको अननोन रिस्क रिस्क कहते हैं। वो रिस्क सिस्टमिक हो सकता है, वो एक्सटर्नल रिस्क हो सकता है, वो कोई नेचुरल रिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो रिस्क हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो पूरी तस्वीर हमने आपको 8 स्लाइड्स में दिखाई है, ये तस्वीर ये बताती है कि हिंदुस्तान की जो नेक्स्ट 5 इयर्स की पिक्चर है, वो बहुत शानदार है और इंडिया में कैपेक्स बूम आने वाला है। अगले 5 साल में $850 बिलियन का कैपेक्स होगा, जो कि लास्ट 5 इयर्स की तुलना में डबल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, ग्रीन एनर्जी में धुआंधार होने वाला है। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट थी। मेरा मन था कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, और ये वाक़ई बहुत पॉज़िटिव रिपोर्ट है। मैं जनरली किसी से प्रभावित नहीं होता हूँ। ये क्यों मुझे इतनी अच्छी लगी? क्योंकि जिस रिपोर्ट को लिखा जिन्होंने, वो एस&पी ग्लोबल, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। क्रिसिल उनकी यहाँ की यूनिट है इंडिया की, उन्होंने लिखा और बहुत मेहनत करके लिखा है। उन्होंने इसको अपना तरीका भी बताया कि कैपेक्स वाइज़ टॉप 100 कंपनीज़ का उन्होंने डेटा लिया, बहुत सारे सरकारी डेटा लिए, कंपनी से बात की, तो उसके आधार पे रिपोर्ट बनी है। इसलिए रिपोर्ट अच्छी है, शानदार है, और इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो नेक्स्ट 5 इयर्स की जो कैपेक्स को लेकर के बहुत लोग रोते रहते थे, कैपेक्स नहीं हो रहा, कैपेक्स नहीं हो रहा, ये उनको एक जवाब है। ये रिपोर्ट आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आई होप कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिला, जानकारी आपको हुई होगी, और आपका एक मन या फैसला बनाने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग देखते हैं, भूल जाते हैं। मैं नहीं करूँगा आप जानबूझ के करते हैं, आप भूल जाते हैं। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और लास्टली, कमेंट करिए। मुझे कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी कमेंट करते हो ना, सबका वेलकम है। अच्छा करो, बुरा करो, मुझे क्रिटिसाइज़ करो, आई डोंट केयर। आप करिए, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ मैक्सिमम। और हमें ये भी पता चलता है कि आप लोग और किस विषय पे बातचीत देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।